हाँ, ये आपने देख भी लिया, बार बार मैप पे देख रहे हो, दैट इज खार्ग आइलैंड। और यहाँ पे लोकेटेड है ईरान का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। रीजन बिहाइंड, यहाँ से ये करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। तो ईरान की एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी, और इसी के साथ जब ऑफशोर रीजन्स के अंदर ऑयल वगैरह की प्रेजेंस मिली थी खाग आइलैंड के अंदर, तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी इंक्रीज कर जाता है ईरान के लिए। अभी क्या हुआ होगा, यूएस ने अटैक करना शुरू कर दिया, और इसको बोला जाता है क्राउन ज्वेल ऑफ ईरान। और ये किसने बोला, तो यूएस ने, कि मतलब यहीं से ये अपना 90% अगर ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये आइलैंड उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खार्ग आइलैंड यूएस ने यहाँ पे भी अटैक करने शुरू कर दिए। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एसेट है खार्ग आइलैंड फॉर ईरान। 90% जो तेहरान का ऑयल एक्सपोर्ट है वो इसी आइलैंड के थ्रू जाता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पे ईरान एक टाइम पे बोला करता था कि मैं ब्लॉकेज कर दूंगा, उससे अभी सारा ही ग्लोब लगभग सफर कर रहा है। तो बोला कि एक जो ब्लॉकेज ईरान ने कंडक्ट कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया में, तो यूएस ने इस खार्ग आइलैंड को अटैक करके यही चीज बोला कि इसको ओपन करा जाए। एंड दूसरी तरफ इसे क्राउन ज्वेल भी बोला जाता है, ईरान की क्राउन ज्वेल भी माना जाता है। अब बोला गया कि जब खार्ग आइलैंड इंपैक्ट हुआ तो इससे चाइना के ऊपर भी इंपैक्ट आया। रीजन, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और इंपोर्ट बहुत ज्यादा ऑयल करता है। कंजप्शन में आपने जब रैंकिंग देखी थी, हम तो तीसरे पे थे, दूसरे पे कौन था, चाइना। पहले पे तो यूएस एक है, हाँ यूएस है, यूएस। एंड यहाँ पे बोला कि चाइना भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि चाइना के तो सारे टैंकर इसी वाले आइलैंड के थ्रू यहाँ से पास ऑन हो रहे थे, तो आगे जो रास्ता है वो बंद पड़ा हुआ है, और उधर खाग आइलैंड के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो चाइना भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। देन खाग आइलैंड की थोड़ी सी जोग्राफिकल फीचर देख लो। सबसे पहले तो ये कोरल आइलैंड है। कोरल दो चीजों के बने थे, जूजेंथिली और पॉलिप्स। पॉलिप शेल्टर प्रोवाइड करता है, जूजेंथिली फूड और कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दोनों को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, या जिसे बोला जाता है सिम्बाइटिक रिलेशनशिप। अब कोरल आइलैंड है ईरान का, और नदरन पर्शियन गल्फ वाले एरिया में लोकेटेड है। अगर आपने मैप पे ध्यान से देख लिया, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इराक का एक पोर्ट था जहां से सबसे ज्यादा वो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ, क्यू से भी था, अमकशर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने स्पेशली इसको मेंशन करा था कि हमारी इंपोर्ट तो ज्यादा यहां से होती है, पर ब्लॉकेज कहां पे थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया में। ये पर्शियन गल्फ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को कनेक्टिविटी जो दे रहा है। और ये जो खाग आइलैंड के ऊपर अटैक करा है, ये इसी ब्लॉकेज को रिमूव करवाने के लिए करा गया है, कि तुम्हारा जो क्राउन ज्वेल है उसे ही उड़ा देंगे अदरवाइज। तो मतलब ये वाली गेम्स अभी चल रही हैं इनकी। देन उसके बाद आते हैं 30 किलोमीटर है फ्रॉम ईरानियन मेनलैंड, और 25 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है। ये इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रॉकी लाइमस्टोन आइलैंड है। लाइमस्टोन की एक आदत होती है, आपने शायद ये पढ़ा भी होगा, कास्ट टोपोग्राफी पढ़ी है ज्योग्राफी के अंदर। कास्ट टोपोग्राफी, जैसे पानी इकट्ठा होता रहता है, अंदर कुछ ऐसी शेप्स बननी शुरू हो जाती हैं। हाँ, वेरी गुड, स्टेलेक्टाइट, और दूसरा होता है स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो जी वाला याद रखना होता है, जी फॉर ग्राउंड, तो वैसे याद रह जाता है। हाँ बिल्कुल, सी फॉर सीलिंग, जी वाला याद रह गया तो दूसरा याद ही रहेगा आपको। अब लाइमस्टोन की एक टेंडेंसी होती है कि वो फ्रेश वाटर को अपने में स्टोर करता रहता है, तो सेम है यहाँ पे भी, रॉकी लाइमस्टोन का आइलैंड है, और रेयर फ्रेश वाटर के रिजर्व भी आपको मिल जाएंगे। लाइमस्टोन की टेंडेंसी से ही आ गई है। टेम्परेचर देखोगे तो हॉट रहता है, ह्यूमिड सा सब समर है, मतलब ह्यूमिडिटी रहती है एनवायरमेंट में। और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे माउंट डिडबन है। और ये माउंट डिडबन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हरियाणा के पेपर में पूछते हैं, तो जितने भी हरियाणा वाले स्टूडेंट्स हैं इसको नोट कर ले कि कौन सी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है, ऐसे सवाल बन जाते हैं। देन ऑफशोर ऑयल की डिस्कवरी 1960s में, उसके बाद तो खार्ग आइलैंड की इंपॉर्टेंस ईरान के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ से पाइपलाइंस जुड़ी हुई हैं टू ऑफशोर फील्ड। और इवन एक यहाँ पे ऑयल फील्ड आती है, दैट इज कुजिस्तान, और ईरान का लार्जेस्ट ऑयल लोडिंग टर्मिनल भी है ये सिंस 1970s। तो यहाँ से ठीक ठाक ऑयल ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान इराक वॉर के टाइम पे भी आइलैंड को हेविली बॉम्ब करा गया था, और जो यहाँ पे फैसिलिटीज थी उनको ईरान को दोबारा से बनाना भी पड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ईरान ने एक अटैक करा था, Amazon वेब सर्विसेज जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे अटैक करना शुरू करा। ये स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस मिल जाता है एक कंट्री को जब आप वहां पे अटैक करते हो, क्योंकि उसकी रिकवरी में टाइम लग जाएगा। आपने डेटा सेंटर को पढ़ लिया था ना, वो आर्टिकल समझ आ गया था। हैंडल अबाउट 90% ऑफ ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 28 मिलियन बैरल्स की, और लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, तो 7 मिलियन बैरल्स पर डे की, और अराउंड 8 to 9 सुपर टैंकर्स को भी ये लोड करने की कैपेबिलिटी होल्ड करता है खाग आइलैंड, जैसे कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर और यूएलसीसीज यानी कि अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉक्सिमिटी में है, ईरान के लिए रेलिवेंस होल्ड करता है। मतलब वही वाला है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, वो वाली टेंडेंसी। खाग आइलैंड पे अटैक इसलिए करा
देखो इनडायरेक्टली चाइना भी इंपैक्ट कर गया, वो उसकी आउटपुट निकल के आई, पर अटैक क्यों करा गया था? ये जो ब्लॉकेड हो रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली, कि उसको रिमूव करा जाए। तो खाग आइलैंड ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपके लिए रिलेवेंट है।